लास्ट टाइम हमने बात की थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की और डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस की। ये लेक्चर नंबर 7 है। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे क्योंकि बेसिकली हम बात करेंगे हीट कैपेसिटीज़ की फॉर एन आइडियल गैस। तो सबसे पहले मैं देखूंगा, रिव्यू लूंगा जो कि हमने पहले भी लेक्चर नंबर 3 में देखा है। हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू रेज्ड required to raise the temperature of a certain mass to a unit degree called heat capacity. Heat capacity क्या है? Amount of heat required to raise the temperature of a certain mass to unit degree. किसी भी mass का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। सो ये बेसिकली हीट कैपेसिटी है सी। ये बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट है जो कि किसी भी मैस का पर्टिकुलर वो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए मुझे चाहिए, उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली क्वांटिटी ऑफ हीट है। सॉरी, यहाँ हम क्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ भी हम क्यू नहीं लिखेंगे। क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of a unit mass of a substance to unit degree is called specific heat capacity। अब इसको हम specific heat capacity बोलते हैं, इसको सिंपली specific heat भी बोलते हैं। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या है? ये कि पर्टिकुलर सर्टेन मैस का टेम्परेचर राइज करने के लिए 1 डिग्री ये है सिंपली यूनिट मैस। 1 यूनिट मैस का सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 यूनिट अगर मेरे पास मैस है, उसका टेम्परेचर अगर मुझे राइज करना है यूनिट डिग्री, उस वक्त जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी बोलता हूँ, जो कि बराबर है हीट कैपेसिटी टाइम्स अपॉन मैस और डेल क्यू ओवर एम टाइम्स डेल टी। और इसको हम क्यू अपॉन एम डेल टी भी लिखते हैं। सो ये बेसिकली इसका मेन फॉर्मूला है डेल क्यू ओवर एम टाइम्स डेल टी। डेल क्यू ओवर डेल टी बेसिकली मेरे पास कैपिटल सी था, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं। सो इन दोनों में बेसिकली क्या फ़र्क है? हीट कैपेसिटी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जो मुझे हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट हीट कैपेसिटी। किसी भी सब्सटेंस का 1 यूनिट मैस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जो मुझे हीट चाहिए उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डेल क्यू ओवर एम टाइम्स डेल टी। सो डेल क्यू ओवर डेल टी पहले भी हम देख चुके थे, इट इज कैपिटल सी। सो कैपिटल सी ओवर एम एग्जैक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसको सिंपली डेल क्यू के बजाय हम क्यू भी रिप्रेजेंट लिखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी की। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? अगर मेरे पास टोटल मैस मटेरियल का m है और जो भी मटेरियल है उसका जो पर मोल का मैस है वो कैपिटल M है और उसमें नंबर ऑफ मोल्स n है, तो टोटल मैस m को मैं लिख सकता हूँ मैस ऑफ मोल टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स। सो मैं क्या करता हूँ, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको मैं इन टर्म्स ऑफ अगर मोल रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं सी एम को रिप्लेस कर दूंगा टोटल मैस को n टाइम्स कैपिटल M से। या जो कैपिटल M है ये मैस है पर मोल का, जो भी सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं उसके पर्टिकुलर मोल का। सो मेरे पास नेट फार्मूला ये आ जाएगा Q स्मॉल n कैपिटल M नंबर ऑफ मोल्स मैस पर मोल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये डेफिनेटली चेंज इन टेम्परेचर है। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है एम सी, द प्रोडक्ट एम सी इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। इसको हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट। यूजुअली इसको मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। इज डिनोटेड बाय, अगेन ये कैपिटल सी से रिप्रेजेंट होगा। सो क्यू एन कैपिटल सी अगेन कैपिटल सी इज इक्वल टू, वो पर मैस था, अब ये बेसिकली हीट कैपेसिटी बनती है पर मोल। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर मोल, अगर मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है उसका अगर मुझे टेम्परेचर रेज करना है यूनिट मोल का, तो यूनिट डिग्री टेम्परेचर उस वक्त
जो मेरे पास हीट कैपेसिटी है उसको मैं कहता हूँ मोलर हीट कैपेसिटी। सो मोलर हीट कैपेसिटी का ये फॉर्मूला है। सो यूजुअली जो मोलर हीट कैपेसिटी, दैट्स ओके, यूजुअली जो मोलर हीट कैपेसिटी की मेजरमेंट्स होती है वो बेसिकली हम दो कंडीशंस में मोलर हीट कैपेसिटी की मेजरमेंट करते हैं। और कौन कौन सी कंडीशंस हैं? यूजुअली हम मोलर हीट कैपेसिटी मेजर करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बेसिकली मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम सीपी कहते हैं। दूसरी जो मेजरमेंट हम लेते हैं वो लेते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको कैपिटल सी बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या है। किसी भी सब्सटेंस का पर मोल टेम्परेचर राइज करने के लिए, पर डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जो मुझे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसको मैं मोलर हीट कैपेसिटी कहता हूँ। सो मोलर हीट कैपेसिटी हम यूजुअली दो कंडीशंस में मेजर करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको हम सीपी बोलते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको हम सीवी बोलते हैं। जो आज का मेन हमारा टॉपिक है वो बेसिकली टॉपिक है हीट कैपेसिटीज ऑफ एन आइडियल गैस। हमें आइडियल गैस की हीट कैपेसिटीज को डिस्कस करना है। सो हमें बेसिकली एक रिलेशनशिप ड्राइव करना है बिटवीन सी पी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस। सबसे पहले मैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी देखूंगा। इसका प्लॉट क्या आएगा? सी वी पे मुझे पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मुझे पता है कि प्रेशर चेंज हो रहा है, P1 से सम P2 प्रेशर जा रहा है। सो मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक मैं लिख सकता हूँ डेल क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल टी। सिंपली मेरे पास मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे सी वी जो कि मेरे पास आ जाएगा डेल क्यू अपॉन एन टाइम्स डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई करूँ तो डेल क्यू मेरे पास एग्जैक्टली ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मैंने लेवल कर दिया। मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। हम P1 से P2 पे गए लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब कभी भी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मेरे पास वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि वर्क बराबर होता है इंटीग्रल P टाइम्स डेल्टा V। जब V चेंज नहीं हो रहा सो ये इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, वर्क इटसेल्फ जीरो के बराबर है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें कहता है Q व्हिच इज इक्वल टू डेल U प्लस W। इसकी अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म देखना चाहूँ, स्मॉल चेंज देखना चाहूँ, तो डेल U, सॉरी डेल Q डेल U डेल W। मुझे पता है हम कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी देख रहे हैं तो वर्क डन जीरो है, डेल W जीरो है, मेरे पास आ जाएगा सिंपली डेल Q व्हिच इज इक्वल टू डेल U। सो डेल यू मेरे पास एग्जैक्टली बराबर है डेल क्यू के, जो कि मैं निकाल चुका हूँ एन सी वी डेल टी। सो डेल यू इज इक्वल टू दिस। इंटरनल एनर्जी में चेंज एग्जैक्टली इतना आएगा अगर मेरे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है तो। मैं दूसरा केस देखता हूँ। दूसरा कौन सा केस था हमारे पास? कांस्टेंट प्रेशर केस। कांस्टेंट प्रेशर में क्या था? प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम V2 तक सिस्टम एक्सपेंड होता है। अगेन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल क्यू अपॉन एन डेल टी, ये डेफिनेशन होगी हीट कैपेसिटी की एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं ये चीज़ यहाँ जाके मल्टीप्लाई करूँ तो एक्सप्रेशन कुछ यूँ बनेगा। मुझे पता है कि इस केस में वर्क डन हम निकाल सकते हैं। वर्क डन जीरो नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम इटसेल्फ चेंज हो रहा है, और वर्क डन एग्जैक्टली बराबर आएगा चेंज इन वर्क डन, जो डिफरेंशियल फॉर्म है वर्क डन की, इंटीग्रल पी डेल वी। तो मुझे पता है कि आइडियल गैस के लिए मैं लिख सकता हूँ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो पी को मैं रिप्लेस कर दूंगा। इसकी अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म लिखता हूँ तो प्रेशर मुझे पता है कि कांस्टेंट है। सो डेल वी चेंज इन वॉल्यूम एग्जैक्टली एन आर डेल टी के बराबर आएगा। सो डेल डब्ल्यू में मैं पी डेल वी की वैल्यू लिख लूंगा, जो कि डेल डब्ल्यू आता है इज एन आर डेल्टा टी। इक्वेशन 5 इसको मैंने लेबल कर दिया, इसको इक्वेशन 4 लेबल कर दिया। सो फर्स्ट लॉ की जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? डेल क्यू व्हिच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। मुझे पता है कि डेल क्यू मैं ऊपर पहले ही निकाल चुका हूँ। डेल क्यू इक्वेशन नंबर 4 से मेरे पास था, जो कि था एन सी पी डेल टी
सॉरी। सो ये डेल क्यू मेरे पास आ गया, एन सी पी डेल्टा टी डेल यू अनचेंज हमने लिख लिया, वर्क डन भी हम निकाल चुके हैं जो कि एन आर डेल्टा टी इक्वल है। सो कांस्टेंट, जब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो मेरे पास एक्सप्रेशन ये आता है और मुझे पता है कि डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी इसकी चेंज होगी। इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होगी? डेफिनेटली अगर मैं एक पर्टिकुलर प्रेशर पे उसका कांस्टेंट वॉल्यूम कर दूं तो इंटरनल एनर्जी डेफिनेटली कुछ चेंज होगी, और उस केस में मैं इंटरनल एनर्जी पहले ही निकाल चुका हूँ। सो डेल यू का अगर हमें हमारे पास फॉर पर्टिकुलर टाइम, पहले हम इस प्रोसेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। पहले हिस्से में हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। दूसरे हिस्से में हम कह दें कि अब उसका टेम्परेचर रेज हो रहा है प्रेशर के साथ। सो डेल क्यू पहले सिर्फ और सिर्फ इसको इंक्रीज कर रहा है, दूसरी बार सिर्फ और सिर्फ इसको इंक्रीज कर रहा है। हमने इन दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सो इस वाले को मैं इसमें इनकारपोरेट कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे इनकारपोरेट कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन, ये वाली एक्सप्रेशन इनकारपोरेट कर दूंगा, एन सी पी डेल्टा टी एन सी वी डेल्टा टी एन आर डेल्टा टी। तो थ्रू आउट इक्वेशन में अगर एन डेल टी से डिवाइड करवा दूँ तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। एक्सप्रेशन में मेरे पास आ जाएगा सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। सो ये मेरे पास एक्सप्रेशन है आइडियल गैस के केस में, सी पी प्लस सी वी प्लस आर, जो कि आइडियल गैस कांस्टेंट है। सो रेशियो जो है सी पी अपॉन सी वी का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गैमा से। सो गैमा हमने सिर्फ और सिर्फ डिफाइन किया है कि ये गैमा है सी पी अपॉन सी वी, इसको हमने जस्ट डिफाइन किया है। ये मैं डायरेक्ट केस लिख रहा हूँ, ये हमने कहीं भी ड्राइव नहीं किया, ये गिवन कंडीशन है। अगर आप बुक में देखेंगे तो एक पर्टिकुलर टेबल है हीट कैपेसिटीज के पोर्शन में, उस टेबल से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी कि अगर मेरे पास आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है जिसका मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ सिंगल एटम पे कंसिस्ट करता है, तो उस केस में जो सी वी है वो निकलता है 3/2 आर। अगर मेरे पास सी वी मुझे पता है तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए सी वी की वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरे पास सी पी आ जाएगा अगेन इन टर्म्स ऑफ आर। सो गैमा में निकाल सकता हूँ सी पी अपॉन सी वी 5/2 आर 3/2 आर, जो कि एग्जैक्टली रेशियो बनता है 5/3, जो कि बनता है 1.67। सो अगर मेरे पास मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है तो उस केस में जो गैमा आएगा वो 1.67 आएगा। सिमिलरली मोस्ट डायटोमिक गैसेस है एट रूम टेम्परेचर, उनका जो सी वी आता है वो एग्जैक्टली ये है 5/2 आर। सो डायटोमिक गैसेस के केस में मेरे पास सी वी अगर मुझे गिवन है तो मैं सी पी निकाल सकता हूँ जो कि 7/2 आर आता है। उस केसेस में मेरे पास गैमा जो आएगा सी पी और सी वी 7/2 आर 5/2 आर, तो आर मेरे गैमा जो है मेरे पास आ जाएगा 1.40। सो ये बेसिकली अगर आपके पास डायटोमिक गैस है, फॉर मोस्ट डायटोमिक गैसेस के केस में गैमा ये है। अगर गैमा आपको गिवन है तो ठीक है, अगर बताया हुआ है कि डायटोमिक गैस है तो गैमा आप ये यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये बताया हुआ है कि एक मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है तो उस केस में गैमा आप ये यूज़ करते हैं। अगर आपके पास गैमा गिवन नहीं है तो गैमा से आपको पता होना चाहिए कि गैमा सी पी ओवर सी वी है। इसमें एक और प्रोसेस है, लास्ट केस है चैप्टर नंबर 19 का जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। अगर मेरे पास आइडियल गैस है और एडियाबैटिक प्रोसेस है, सो एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है जिसमें नेट हीट फ्लो जीरो होता है, ना तो क्यू इन होता है ना तो क्यू आउट होता है। इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा फर्स्ट लॉ रह जाएगा वो एग्जैक्टली ये रह जाएगा, डेल यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। अगर मैं इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लेना चाहूँ इस पर्टिकुलर शेप की तो मेरे पास आ जाएगा डेल यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस ऑफ डेल डब्ल्यू। इसको मैंने इक्वेशन 1 का लेवल कर दिया। सो कांस्टेंट आइडियल गैस के केस में द इनफाइनाइट साइमल इंटरनल एनर्जी चेंज डेल यू फॉर एनी प्रोसेस इन एन आइडियल गैस। अगर मेरे पास इनफाइनाइट साइमल इंटरनल एनर्जी चेंज है, मैं इंटरनल एनर्जी चेंज है बहुत ही स्मॉल चेंज देख रहा हूँ फॉर एन आइडियल गैस, तो मुझे पता है कि डेल यू जो है वो एन सी वी डेल टी है। ये मैं थोड़ा सा पहले कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में ड्राइव कर चुका हूँ। उसके बाद मुझे ये पता है कि वर्क डन जो है वो किसी भी प्रोसेस में जो मुझे गिवन होता है वो बराबर होता है डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो हमने यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 2 को सब्सटीट्यूट कर दिया इक्वेशन 1 में।
सो डेल यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस बाय फॉर्मूले में है पी डेल्टा वी। आ रहा है आपके पास? नहीं आ रहा, सॉरी। आपके पास कहाँ तक चीज़ें आई हैं? ठीक है। सबसे पहले मैं इनफाइनाइट साइमल इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू किसी भी प्रोसेस के लिए, आइडियल गैस के लिए मैं निकाल चुका हूँ। एग्जैक्टली ये आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट साइमल चेंज अगर ले रहे हैं तो उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और हमारे पास डेल यू की शेप ये आ जाएगी। सिमिलरली किसी भी प्रोसेस के केस में अगर मुझे वर्क डन चाहिए तो एग्जैक्टली पी डेल्टा वी आएगा। इक्वेशन 1 में अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो मेरे पास डेल यू की जगह एन सी वी डेल्टा टी आएगा, माइनस बाय फार्मूले का वर्क डन की जगह पी डेल्टा वी आएगा। सो आइडियल गैस के केस में मुझे पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, पी को मैं रिप्लेस कर दूंगा एन आर टी अपॉन वी। सो एन सी वी डेल्टा टी सेम रहा, माइनस एन आर टी अपॉन वी, पी की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया, डेल्टा वी सेम रहा। इसको हम थोड़ा सा रीराइट करेंगे, और इसको हम रीराइट कैसे करेंगे? इसको हम रीराइट ऐसे करेंगे कि एन से एन में कैंसिल कर दूंगा, एन एन कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो मेरे पास रह गया टी यहाँ नीचे आ जाएगा, ये वाला टी, सॉरी मैं यहाँ यहाँ ले लेता हूँ। एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन है। अगर ये टी यहाँ नीचे आ जाएगा तो डेल टी अपॉन टी आ जाएगा, सी वी यहाँ नीचे चला जाएगा, आर अपॉन सी वी आ जाएगा। सो डेल टी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन सी वी, डेल वी अपॉन वी अलग रह गया। सो ये एक्सप्रेशन मेरे पास 4 आ जाएगी, डेल टी अपॉन टी इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा आर अपॉन सी वी डेल वी ओवर वी विच इज इक्वल टू 0। आर अपॉन सी वी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कैसे? आर अपॉन सी वी, आर में मुझे पता है कि सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर था। अगर मैं सी वी यहाँ ले आऊँ तो आर को मैं रिप्लेस करता हूँ सी पी माइनस सी वी। सो आर की जगह सी पी माइनस सी वी सेम रहा, ये सी पी माइनस सी पी अपॉन सी वी माइनस सी वी बाई सी वी 1 आ जाएगा। ये रेशो गैमा है। सो मेरे पास जो यहाँ पे आर अपॉन सी वी आ रहा है, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ गैमा माइनस 1 के रेशो के साथ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डेल टी अपॉन टी, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डेल वी अपॉन वी। सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, दो अलग अलग इंटीग्रल है। इसका इंटीग्रल टी पे आएगा, इसका इंटीग्रल वी पे आएगा। अपॉन में है तो इसका इंटीग्रल नेचुरल लॉग टी आएगा, कांस्टेंट इसका इंटीग्रल नेचुरल लॉग वी आएगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा, ये पावर पे चला जाएगा। जो लॉग की प्रॉपर्टी है नेचुरल लॉग टी, नेचुरल लॉग वी की पावर गैमा माइनस 1, दोनों प्लस हो रहे हैं तो नेचुरल लॉग में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। मल्टीप्लाई के अंदर नेचुरल लॉग ए इंटू बी विच इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, एंटी लॉग लूंगा तो ये एक और कांस्टेंट मुझे मिलेगा क्योंकि पहले से ही कांस्टेंट है। सो मेरे पास आ जाएगा टी वी पावर गैमा माइनस 1 विच इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये इक्वेशन मैंने 5 के इसको लेबल कर दिया है। अगर मेरे पास एक आइडियल गैस है, किसी इक्वेशन किसी इनिशियल स्टेट T1 V1 से स्टार्ट होती है, किसी फाइनल स्टेज T2 V2 पे ख़त्म होती है, मुझे पता है कि दोनों इक्वल कांस्टेंट के आएंगे। सो मैं लिख सकता हूँ आइडियाबैटिक आइडियल गैस T1 V1 गैमा माइनस 1 विच इज इक्वल टू T2 V2 गैमा माइनस 1 के केस में। सो मैं इसकी एक और भी शेप लिख सकता हूँ, और वो क्या शेप है? अगर इस आइडियल गैस मुझे पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, सो अगर मैं टी को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो टी मेरे पास क्या आ जाएगा? पी वी अपॉन एन आर टी। सो टी को अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, टी को मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा, सबसे पहले मैंने इक्वेशन 5 में रिप्लेस किया है तो पी वी अपॉन एन आर कॉन्स्टेंट। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये पी अपॉन एन आर पूरा का पूरा अलग हो जाएगा, वी गैमा, सो पी पावर गैमा एन आर मल्टीप्लाई हो जाएगा कांस्टेंट के साथ, क्योंकि ये एन भी कांस्टेंट है आर भी कांस्टेंट है, तो नेट मुझे एक और कांस्टेंट मिल जाएगा, एक डिफरेंट कांस्टेंट होगा। लेकिन मेरे पास आइडियल गैस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक और इक्वेशन है जिसको मैं लिखता हूँ पी वी पावर गैमा विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगेन मेरे पास कोई इनिशियल स्टेट P1 V1 है, कोई फाइनल स्टेट P2 V2 है। उस केसेस में मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, इट इज P1 V1 पावर गैमा विच इज इक्वल टू P2 V2 पावर गैमा। ये आइडियल एडियाबैटिक प्रोसेस है फाइन आइडियल गैस के केस में।
अगर मुझे वर्क डन निकालना है, मुझे इक्वेशन 1 से पता है कि डेल यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस ऑफ डेल डब्ल्यू। सो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू। मुझे वर्क डन निकालना है तो मुझे पता है कि डेल यू बराबर है एन सी वी डेल्टा टी के। सो डेल्टा टी को डेल वर्क के बजाय अगर मैं वर्क लिखता हूँ तो माइनस एन सी वी डेल टी की जगह मैं लिख सकता हूँ टी टू माइनस टी वन। अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास आ जाएगा टी वन माइनस टी टू। एन अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू सी वी एन वन टी वन। सो एन टी वन माइनस एन टी टू। मुझे पता है आइडियल गैस से पी वी विच इज इक्वल टू एन आर टी, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ पी वी और आर इज इक्वल टू एन टी। ये भी मेरे पास एन टी है, ये भी मेरे पास एन टी है, तो यहाँ पी वन वी वन आ जाएगा, यहाँ पी टू वी टू आ जाएगा। सो एक्सप्रेशन मेरे पास एग्जैक्टली ये वाली आ जाएगी जिसमें आर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। वी अपॉन आर को मैं अगेन लिख सकता हूँ वन अपॉन गैमा माइनस वन। सो वर्क डन की एक एक्सप्रेशन मेरे पास ये है प्रेशर और वॉल्यूम के केस में, और टेम्परेचर के केस में वर्क डन की मेरे पास ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 19 एंड होता है। नेक्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 20 देखेंगे। थैंक यू।